हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि आपके यूज़ योर ब्रेन पावर, ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इसमें दिए गए हैं। तो बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं। ये जो न्यूमेरिकल्स इनको भी हम यहाँ पे समझ लेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो बुक में दिया गया है बच्चों, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो यूज योर ब्रेन पावर आ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलो फिर देखते हैं। तो पेज नंबर 6 पे सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल दिया है कि अज्यूम द एक्सेलरेशन इन द एग्जांपल 2 अबव रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल 2 जो अबव हमने सॉल्व किया, उसमें जो एक्सेलरेशन है उसको हमें कांस्टेंट रखना है। तो अबव का मतलब ये जो पहला वाला एग्जांपल है कौन सा है? तो बच्चों सबसे पहले जो इसके पहले दो एग्जांपल हमने सॉल्व किए ना, पहला और दूसरा। तो पहला वाला जो एग्जांपल था वो महेंद्र और विराट ऐसे बैठे हुए थे और उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, फोर्स इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है वो निकालने का था, ठीक है। वो हमें वहाँ पे फाइंड करने का था। तो बच्चों क्या हुआ कि जो न्यूटन्स यूनिवर्सल, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो विराट और महेंद्र जो बैठे हैं, क्या वो दोनों भी अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो फिर उनमें फोर्स कितना है ये फाइंड किया था, बराबर। फिर बाद में क्या हुआ कि सेकंड क्वेश्चन में ये जो इसमें हमें महेंद्र का एक्सेलरेशन फाइंड करना था, लेकिन ये जो महेंद्र था ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे बैठा था, या फिर वो फ्रिक्शनलेस था, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस होने के कारण वो क्या करेगा, विराट की तरफ मूव होगा। विराट नहीं मूव होगा क्योंकि विराट एक टेबल पे बैठा हुआ है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसका उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो मूव नहीं होगा, लेकिन महेंद्र मूव होता है। तो अगर महेंद्र मूव हो रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा टू मूव 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर वो मूव होता है तो उसमें उसको कितना टाइम लगेगा टूवर्ड्स द विराट। विराट की तरफ अगर 1 सेंटीमीटर वो मूव होगा तो वो 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों। तो टाइम हमें फाइंड करना है। तो गिवन डाटा देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो जो सीजीएस यूनिट है उसको हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम 1 × 10⁻² मीटर भी ले सकते हैं, या फिर 0.01 मीटर भी ले सकते हैं। दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। देन टाइम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी महेंद्र की हमें पता है 0 है, क्योंकि वो सिटिंग पोजीशन में था, इसलिए सिटिंग पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन में था। रेस्ट पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है। देन उसका एक्सेलरेशन जो हमने सेकंड एग्जांपल में फाइंड किया था, दैट इज 5.34 × 10⁻⁻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 ⁻
बच्चों इसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है, मतलब न्यूटन्स का जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके गिवन डाटा के हिसाब से वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻², ओके, मीटर। देन इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹ और टाइम जो कि हमें फाइंड करना है t²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसको ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसान जाए। तो 2 2 जा 4, रिमेन 1, दैट इज 2 6 जा 12, देन 2 7 जा 14। तो ये आ गया हमारा इसको डिवाइड करने के बाद आंसर। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। दैट इज 1 इंटू 10⁻², ये 0 हो जाएगा और ये हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 2.67 इंटू 10⁻⁹ इंटू t²। ठीक है, स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है। चलो तो t² फाइंड करने के लिए इसको इधर लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। t² इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² अपॉन 2.67 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। t² इज इक्वल टू
इन दोनों का अगर ये करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो +9 हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा, और 10⁻⁹ में से 10⁻² चले गया तो हो जाएगा 10⁻⁷। ठीक है, 1/2.67, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 0.374। आगे भी बहुत सारा है, आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने 3 डिजिट यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो t = ये सब अंडर रूट चला जाएगा, t स्क्वायर है इसलिए 0.374 इंटू 10⁻⁷। अभी 10⁻⁷ जो है उसका अगर अंडर रूट निकाला तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उसको 10⁻⁶ करेंगे, लेकिन इसको 10⁻⁶ करते ये पॉइंट आगे सरक जाएगा, दैट इज 3.74 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बन गया 10⁻⁶, और पॉइंट आगे सरक गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो 3.7574 ये नियर अबाउट 4 की, अभी इतना तो इसका तो हम अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो 3 के आगे देखो 74 है, तो ये नियर अबाउट 4 के पास ही है, तो इसको 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, दैट इज 4 का अंडर रूट हमें पता है, दैट इज 2 इंटू 10⁻², अभी 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, हाफ 1/2। ओके, हाफ हो जाएगा, दैट इज t = 2000 सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड में हमारा यहाँ पे आंसर आया है बच्चों, बराबर है। इस सेकेंड में जिसको अगर हम इसको अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट में मिल जाएगा, वो आएगा 33 मिनट, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 33 मिनट्स लग जाएंगे उसको 1 सेंटीमीटर मूव करने के लिए। बच्चों इसका अगर एग्जैक्टली अगर आंसर अगर फाइंड करना है ना, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में दिया है दैट इज 1935 सेकेंड। ठीक है, वो आता है 32 सेकेंड, तो जो 1 सेकेंड का डिफरेंस है वो कंसिडरेबल है। तो आप ये अप्रोक्सीमेट करके भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये गलत नहीं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और वो ट्रिक याद रखना, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ले लेने का, कोई वैल्यू अगर हमें ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो। ठीक, थैंक यू। तो बच्चों पेज नंबर X पे जो थिंक अबाउट इट है, इसमें एक क्वेश्चन है। पहला तो अगर ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा, इसका आंसर हमने पा लिया है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ g वाज ट्वाइस लार्ज। अगर g की वैल्यू अगर ट्वाइस अगर हो जाती है तो क्या होगा। ठीक है, तो आंसर देखो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर g की वैल्यू = 2g, बराबर है। तो जो हमें पता है दैट इज फोर्स = g m1 m2 अपॉन r², ये फार्मूला हमें पता है। चलो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं, दैट इज F = g की जगह हम लिखेंगे 2g m1 m2 अपॉन r² या फिर d² या फिर r², जो अच्छा लगे। अच्छा, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर है, ये रेडियस का स्क्वायर है। अर्थ सर्कुलर है इसलिए हमने रेडियस वहां पे डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये जो 2g है, लेकिन बच्चों इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, दैट इज F = ये, तो यही है, दैट इज F = 2F। मतलब हमें जो न्यू फोर्स मिलेगा दैट इज वो डबल हो जाएगा। अगर हम g की वैल्यू डबल कर देंगे तो फोर्स भी कैसे डबल हो जाएगा। तो ये है बच्चों इसका आंसर, मतलब थ्योरेटिकली कैसे इसको प्रूव किया है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डबल हो जाएगा तो ये फोर्स भी डबल हो जाएगा, अगर ये बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रहे तो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट पे कैन यू टेल मी क्वेश्चन पूछा गया है, उससे देखते हैं। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट मास वाज ट्वाइस, अगर उसका मास डबल होगा, एंड रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इट इज ना, अभी जितनी रेडियस उससे अगर आधी कर दी तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितना रहेगा। चलो बच्चों, जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। तो गिवन डाटा है हमारे पास, मास जो है उसको ट्वाइस किया है, रेडियस को हाफ कर दिया है जितनी रेडियस है अभी, और हमें g न्यू = फाइंड करना है, या फिर इसको g डैश भी कह सकते हो, g न्यू भी कह सकते हो। g डैश आसान है इसलिए g डैश कितना है वो फाइंड करें।
तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी देखो बच्चों, जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन मास जो है वो हमने दुगना कर दिया है एंड रेडियस को हाफ कर दिया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2gm, 2gm इधर ले लिया 2 को, और 1/4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसका 2 के साथ, और gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन gm अपॉन आर स्क्वायर हमें पता है इसकी वैल्यू रहती है g, दैट इज 8 इंटू जी, दैट इज न्यू डी गैस जो है, मतलब न्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा हमको 8 टाइम्स ग्रेटर देन जो कि व्हाट इज नाउ। अभी कितना है उससे हमें 8 टाइम्स ग्रेटर देन, मतलब 8 टाइम्स आगे ज़्यादा वो हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी कितना है 9.8 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो आंसर आ जाएगा 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना रहेगा। ठीक है बच्चों, और एक तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इसको। आप क्या करो कि ये समझो जो पहला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज gm1 r1 एंड g2 इज इक्वल टू gm2 अपॉन r2। तो इसको समझो, कंसिडर करो ये m2 और ये है r2, बराबर r2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर m1 एंड r2 की हाफ ऑफ द रेडियस जो पहली है उसके, और इसको दोनों को डिवाइड करो तो ये वैल्यूज पुट अप कर दो, आंसर यही आ जाएगा। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। पेज नंबर 10 पर यूज योर ब्रेन पावर में एक क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, व्हाट विल बी योर वेट। तो बच्चों जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से देखो, आप ये अर्थ है, अर्थ की ये रेडियस है, और रेडियस के आगे फिर यहाँ पे एक लैडर है, लैडर पे आप यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये है 2r, मतलब ये r और ये भी r ही होगा, इसलिए टोटल क्या हो जाएगा 2r। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अपना वेट कितना होगा, यहाँ पे आपका वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है मतलब रेडियस जो है, ये जो डिस्टेंस वो दिया है दुगना, तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 2r एंड हम वैल्यू फाइंड करनी है व्हाट विल बी द योर वेट। वेट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, w इज इक्वल टू वेट। तो बच्चों हमें पता है w इज इक्वल टू फोर्स, जो फोर्स ही रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय exerted by the earth on body, that is called as weight, and that is F is equal to g into m into g, बराबर, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन हमें g की भी वैल्यू पता है, g की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो इस ये जो है तो वेट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mgm, ये स्मॉल कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब ये पर्सन का जिसका मास m है, जो कि वो टॉल लैडर पे खड़ा है, उसका मास है, रेडियस है दैट इज ये जो है वो दिए हमें डिस्टेंस d स्क्वायर है दैट इज 2r। इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये बन जाएगा gmm अपॉन 2r स्क्वायर, बराबर, g इधर ले लिया, m अपॉन 2r स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों gmm अपॉन 4r स्क्वायर। तो बच्चों ये जो gmmr जो है ये क्या, किसकी वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है, बराबर है। तो दैट इज ये जो वेट है वही फोर्स है, तो ये बन जाएगा 1/4 F इज इक्वल टू W, मतलब वेट मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/4। तो आपका जो वेट है वो 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जैसे, तो ये तो हमें पता है जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है एंड
इसकी वजह से वेट जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। जितना मास है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जी की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो नया जो वेट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा, दैट इज, इसके आगे लिखना चाहिए था हमने, ये डब्ल्यू डैश, तो ये डब्ल्यू डैश मिलेगा 1/4। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना, तो इतना कम हमारा वेट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम अलग तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। दैट इज W इज इक्वल टू आ जाएगा mg, मतलब g की वैल्यू हमें पता है gm/r²। चलो ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे हम, वेट ऑन द अर्थ हो गया, ऑन द लैडर, वेट ऑन द लैडर, दैट इज W डैश लिखेंगे इसको, W डैश इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू mg, और mg मतलब क्या है, तो यहां पर हमें जो रेडियस दी है, डिस्टेंस दिया है वो 2r दिया है, इसलिए m इंटू जी m अपॉन रेडियस जो है वो 2r का स्क्वायर है, बराबर है, दैट इज इक्वल टू m जी m अपॉन 4r² हो जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ओके 1/2, ठीक है। तो W डैश अपॉन W इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पे GMM ये तो कांस्टेंट है, मास बदलेगा नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं, और मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज कांस्टेंट रहेंगी, तो बचते हैं फिर ये r², 1/r² एंड 1/4r², तो ये 1/4r² डिवाइड बाय r², ठीक है। r कट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा W डैश इज इक्वल टू 1/4, दैट इज W डैश इज इक्वल टू 1/4, मतलब इसका वेट 1/4 हो जाएगा। ये तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो, दोनों भी तरीके करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से जो डी क्वेश्चन इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, वो एग्जांपल में जो दिया है पढ़ेंगे, स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी u रहेगी, ठीक है। रीचेस एट अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले वो उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी हाइट रहेगी h। Show that the time taken to go up is same as the time taken to come down। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, उसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो गिवन डाटा है तो हमने यहाँ लिखा है, लेकिन कंसीडर करना है टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू t1 एंड टाइम टेकन टू कम डाउन इज इक्वल टू t2। जो गिवन डाटा के हिसाब से देखो, अगर किसी इसको हम स्टोन को अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी हाइट है h है, उसको टाइम t1 कंसीडर किया है। जब वो ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही, लेकिन डाउनवर्ड मोशन के लिए अप और डाउनवर्ड दोनों मोशन के हम टाइम फाइंड करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी तब जब वो डाउनवर्ड आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ से वो निकलेगा, तो जब निकलेगा तो तब उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, और टाइम t2 हमें ये दोनों भी टाइम सेम है, ये यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। चलो बच्चों फाइंड करते हैं। वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओके, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन ने हमें दिया है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, जो कि हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन फाइंड करनी है, इसलिए हमें टाइम ढूंढना है, इसलिए हम
टाइम के लिए ये इसका एक इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बच्चे u की वैल्यू जो है इससे हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज u इज इक्वल टू v माइनस ए टी, u इज इक्वल टू v माइनस ए टी, और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा v माइनस ए टी इंटू ये v की u की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी इंटू t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा s इज इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर, ये वी टी, टी ने इसको मल्टीप्लाई किया, टी ने इसको मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये जो प्लस प्लस ए टी स्क्वायर में जो प्लस है उसको कंबाइन निकालेंगे तो हमें मिलेगा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मतलब ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। तो अपवर्ड मोशन के लिए की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी u, डिस्प्लेसमेंट रहेगा h, ओके, फाइनल वेलोसिटी रहेगी 0 और एक्सेलरेशन रहेगा माइनस g। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट अप कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी, टी जो रहेगा बच्चों हम यहाँ पे t1 कंसिडर करेंगे, ये होगा टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, s की जगह लिखेंगे h इज इक्वल टू 0, तो माइनस हाफ इंटू ए माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, t1 स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर t1 स्क्वायर। तो इक्वेशन हमें ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट हाइट का। ओके, अब बात करते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन की। तो डाउनवर्ड मोशन में बच्चे देखो ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0 जो कि डाउनवर्ड आ रहा है, तो देन t रहेगा t1, s रहेगा h, ओके, ठीक है, और एक्सेलरेशन रहेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यही वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 2 में करेंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा s इज इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर, यहाँ पे t1 स्क्वायर था, यहाँ पे t2 स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रॉम द इक्वेशन 2 एंड थर्ड वी गेट, अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा t1 इज इक्वल टू t2। क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हाफ हाफ जी और हाइट ये सब क्या हो जाएंगे, कट हो जाएगा, और मिलेगा t1 अपॉन t2, दैट इज t1 इज इक्वल टू t2। तो इस तरह से ये टाइम प्रूव हो जाता है बच्चों कि जो टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक अनदर मेथड है बच्चों इसकी, वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं बच्चों सेकंड मेथड, जो कि मैंने यहाँ पे ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पहले से लिख रखे हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको पता है फॉर अपवर्ड मोशन के लिए देखो बच्चों यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो u, डिस्प्लेसमेंट है h, टाइम है t1, और जो एक्सेलरेशन है बच्चों ये रहेगा माइनस g, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा अपवर्ड मोशन के लिए, और फाइनल वेलोसिटी रहेगी 0, ओके, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है सब्स्टिट्यूट करेंगे, substituting these values in equation फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज अगर पुट अप करते हैं तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू 0, u तो u है, और g ये जो a है माइनस g इंटू टाइम है t1। ठीक है, तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा u माइनस g t1, तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों u अपॉन g। देखो ये इधर अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस gt, और t g अगर इधर आ जाए तो अपॉन में चला जाएगा u के। तो बच्चों ये हमको मिलेगा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, सॉरी फोर्थ इक्वेशन हमें मिल जाए t1 इज इक्वल टू u अपॉन t। तो बच्चों आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, हमें करने के लिए हमको h
जो है डिस्प्लेसमेंट उसकी भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन बाकी सब आप लिख लो, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर मतलब है 0 का स्क्वायर, दैट इज 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर तो u स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि u की वैल्यू वही है, 2 की जगह 2 रहेगा, a की जगह रहेगा -g और s की जगह रहेगा h, ठीक है, क्योंकि आगे जो सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हमें h की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये हो गया जाएगा 0 u स्क्वायर -2gh, ये माइनस इधर आ जाएगा 2gh। अगर h की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो h इज इक्वल टू, देखो इधर आ गया तो ये 2gh हो जाएगा और ये u स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, ये इक्वेशन हमें फिफ्थ मिल जाएगा, ठीक है। h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन। अब बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो डाउनवर्ड मोशन जो रहती है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर सेकंड, एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव और हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी एंड टाइम हो जाएगा t2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस है ये आप लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे s की वैल्यू है h, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये सब 0 हो जाएगा और हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, हाफ gt की वैल्यू t2 है तो t2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, जहाँ हमें यहाँ पे t1 मिला, t2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो t2 ये जो हो जाएगा तो 2h अपॉन g इज इक्वल टू t स्क्वायर 2, बराबर, क्योंकि ये पूरा वैल्यूज इधर जाएगा तो ये 2 जो अपन में ऊपर चला जाएगा और g नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो t2 इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 2h अपॉन g, तो ये जो g की वैल्यू है ये हम यहाँ पे, सॉरी h की वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 t2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमें 2 अपॉन g इंटू h की वैल्यू है u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये u स्क्वायर अपॉन 2g, ये 2 कट हो जाएगा और हमें मिलेगा अंडर रूट u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर। तो t2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ये स्क्वायर रूट से अगर बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा u अपॉन g, ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन मिलेगा हमें 6। फ्रॉम द इक्वेशन 4 t1 is equal to u upon g, and from the equation 6 t2 is equal to u upon g, it is proved that time taken to go up is same as time taken to come down for upward movement and for downward movement। upward movement के लिए t1 आया u upon g और downward movement के लिए भी t2 आया u upon g। तो इस ये दो इक्वेशन 4 एंड 6 से प्रूव करते हैं कि जो अपवर्ड जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा। दोनों तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 जो एक्सरसाइज में दिया गया है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार bt, मतलब समझो एक स्टार है, स्टार से प्लैनेट है कुछ डिस्टेंस पर, दैट इज r। तो ये जो प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन समझो t है, ठीक है। अगर समझो यही डिस्टेंस अगर समझो दुगना कर दिया, ये if it was a distance 2r from the star से वो 2r कर दिया तो its period of revolution will be a under root 8t हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना है बच्चों,
तो बच्चों इसके लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड डिस्टेंस बिटवीन स्टार और प्लैनेट का रिलेशन क्या है। तो बच्चों ये हमें केप्लर ने समझाया है उसके थर्ड लॉ में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ, that is t square is directly proportional to cube of r। तो बच्चों t इज इक्वल टू रहता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड r रहता है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, सॉरी प्लैनेट एंड स्टार, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू k t स्क्वायर इज इक्वल टू k r क्यूब, ओके, k फॉर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, जब व्हेन डिस्टेंस रहता है दैट इज इक्वल टू r एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है t, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन की है t एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू r। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स थर्ड लॉ t स्क्वायर is directly proportional to cube of the r। तो r, that r is equal to distance between planet and the planet and the star। therefore इक्वेशन हमें मिलेगा t square is equal to k r cube, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला, याद रखना है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन की अगर बात करेंगे, सेकंड कंडीशन लिखेंगे when distance is equal to 2r एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो कि हमें दिया है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो कि यहाँ पे √8t दिया है, तो जो कि हमको यहाँ पे प्रूव करना है, इसलिए हम यहाँ पे t डैश लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ t डैश इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखता हूँ k 2r का क्यूब, ओके। तो बच्चों अब क्या करेंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिला है, therefore by dividing इक्वेशन 1 and 2 दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो मिलेगा हमको t डैश स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए, t डैश स्क्वायर इज इक्वल अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू k 2r क्यूब अपॉन k r क्यूब, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, t डैश स्क्वायर इज अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू k कट हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा 8r क्यूब अपॉन r क्यूब, तो r क्यूब भी कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये देखो बच्चों t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये t इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 8t स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हमें ये जो t डैश मिलेगा, जो कि हमने नया पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जब 2r उसका डिस्टेंस रहेगा तब कंसीडर किया था, ये मिलेगा हमको √8t स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार विल 2r देन इट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू √8t, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है।